गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, नए साल में स्वागत है आप सभी का। सीट ले लिए हो? कौन सा? टेस्ट वाला? अच्छा, टेंस का। हाँ, दो चीज, डी लेटर और टेंस वाला, उसको भी करा देते। देखो, इसके लास्ट में क्वेश्चन भी होगा, है ना? उस क्वेश्चन को देखना नहीं है, बस क्वेश्चन को बनाना है खुद से। आंसर की है, आंसर की नहीं होगा। बहुत से नालायक अभी आए नहीं हैं। बात तो सही है, तुम लोग का कसूर नहीं है, मौसम ही ऐसा है। मन करता है थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। आज मैं खुद सुबह लेट से उठा, क्लास था सिचुएशन में। मैं सोचा कि थोड़ा सा और चाप देते हैं, 5 मिनट, 5 कब 15 में बदल गया पता ही नहीं चला। चलिए, स्टार्ट किया जाए। ध्यान देना, मैं आप लोगों से बोला था कि हम नए साल में कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे। कॉम्प्रिहेंशन, सबसे पहले मतलब समझो कॉम्प्रिहेंशन का। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है किसी चीज की समझ, और कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में ION लगा, इसका मतलब नाउन है। यानी किसी चीज के एक तरीके से समझदारी को कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। और कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपका इस पर बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो। यानी बिना प्रैक्टिस का कॉम्प्रिहेंशन अच्छे लोगों से नहीं बनता है। खास करके यूपीएससी का सीसेट अगर उठा के देखोगे, अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाएगी उसमें। और इस चीज का, जैसे कॉम्प्रिहेंशन करने का जो तरीका होता है बेसिकली, उसका एकमात्र तरीका है कि आपको इसके साथ बना रहना पड़ेगा। अगर आप जितना इसके साथ बने रहते हो, आप उतने ही कॉम्प्रिहेंशन को समझ पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये समझदारी को दिखाता है। कॉम्प्रिहेंशन 2 प्रकार के होते हैं, यानी 2 टाइप के होते हैं, जिसको कहते हैं, एक को डायरेक्ट और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या बला है? डायरेक्ट का मतलब है कि जब कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के अंदर डायरेक्टली उसी से पूछ दे, उसको कहते हैं डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि डायरेक्टली आंसर ना मिलके कुछ दिमाग दौड़ाना पड़े, जिसका एक जीता जागता एग्जांपल होता है, व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस पैसेज। इस पैसेज का मोरालिटी क्या है, ये पैसेज आपको क्या बताना चाहता है। अब ये तो कहीं आंसर लिखा नहीं होगा, वो तो जब पूरा पढ़ोगे आप इसेंस निकालोगे कि हाँ ये क्या हुआ है, ऐसा क्या, ये स्टोरी हमें क्या चीज बताता है, तब जाके आप मोरालिटी पे आते हो। डायरेक्ट बहुत आसान होता है। डायरेक्ट आसान का मतलब यह है कि पूछेगा कि देयर वाज अ किंग, एक राजा था, उसकी 3 पत्नियां थी, 4 पुत्र थे। अब यह चीज पूछेगा कि बताओ कि राजा की कितनी रानियां थी, तो 3, उसी में लिखा हुआ है। कितने संतान थे? 4। तो ये जो है दिखाता है डायरेक्ट को, कि डायरेक्ट उसी क्वेश्चन का आंसर उसी तरीके से मिल जाना, यह कहता है डायरेक्ट। दूसरा चीज ये, आप देखना कि अगर क्वेश्चन जो है कॉम्प्रिहेंशन अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दे, यानी डायरेक्ट पैसेज जो आते हैं, तो कि अमूमन नॉर्मल एग्जाम में डायरेक्टली ही पूछता है, अगर नॉर्मल पूछ दे तो उसमें आप उलझने की कोशिश मत करना। उलझने का मतलब यह है कि जैसे एक बात बताओ, यह है पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में एक कुछ इतने लाइन में होगा, कुछ इतने लाइन में होगा, कुछ ये है, कुछ ये। अब इससे पूछ दिया 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। एक बात बताओ, 4 क्वेश्चन पूछा है, पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो, इसमें मिलेगा? चौथे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो, यहां पर मिलेगा? नहीं। और यह चीज 90% ही सत्य है। 10% हो सकता है कि पहले का आखिरी में और आखिरी का पहले में मिल जाए, वो बात एक्सेप्शन की आ गई, अपवाद की आ गई, यानी चीजों को टफ बनाने के लिए आ गई। लेकिन अगर मैं ये मान के चलूं कि क्वेश्चन पहला पूछा है, तो इस पैराग्राफ से इसका आंसर निकलने का, क्वेश्चन चौथा पूछा है तो लास्ट वाले से निकलने का जो एक प्रोबेबिलिटी बनती है वो 90% की बनेगी। बनेगी कि नहीं?
यानी अमूमन जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन को देखोगे पहला क्वेश्चन पूछा है तो आखिरी में पढ़ने की कोशिश मत करना। अब ये आखिरी में पढ़ने का मतलब क्या है कि जब भी लड़का देखता है तो लगता है पूरा पढ़ने, कॉम्प्रिहेंशन खुला शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ना शुरू कर देगा। ये नहीं करना है, बचना है आपको। आपके सामने मान के चलो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आया, कोई भी क्वेश्चन पूछा, इसको भी ठंड लग गया। देखो मान के चलो कि ये क्वेश्चन है, ये पूरा कॉम्प्रिहेंशन है, अब पढ़ना शुरू कर दो। द इंडियन एयरफोर्स ऑल्सो नोन एज भारतीय वायुसेना, सबसे बड़े गधे कहे जाओगे। यानी ये जो है कॉम्प्रिहेंशन, इसको पढ़ना नहीं है। एक बात बताओ, तुम लोग कोई भी चीज पढ़ते हो उसका पीछे रीजन होता है। अंग्रेजी पढ़ रहे हो, रीजन है कुछ, तो अंग्रेजी के अंदर कॉम्प्रिहेंशन पढ़, उसका भी रीजन है। और रीजन क्या है कि इस कॉम्प्रिहेंशन यानी इस पैसेज को पढ़ के हमें आंसर तक पहुंचना है। और आंसर तक तब तो पहुंचेंगे जब हमें रीजन पता होगी क्या इसमें ढूंढना है, इसके अंदर क्या छुपा है। ये कॉम्प्रिहेंशन है, नहीं पढ़ना है। ये है, नहीं पढ़ना है पैसेज को, पढ़ना है तो क्या सबसे पहले क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि द इंडियन एयरफोर्स वॉज स्टैब्लिश इन विच ईयर, पहला क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट इज द की रोल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, द इंडियन एयरफोर्स हैज हाउ मेनी पर्सनल, तीसरा क्वेश्चन। और है व्हाट इज द फॉलोइंग वर्ड कुड रिप्लेस द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट एज यूज्ड इन दिस पैसेज। यानी यहां पर क्वेश्चन पूछा है 4। अब ये 4 क्वेश्चन पहले आपके दिमाग में आ गया, चारों के चारों को एक बार देख लिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो ये अलग अलग पेज पे नहीं रहेगा, एक ही साथ सारा रहेगा, एक ही साथ आपको पढ़ने में आसानी रहेगी कि आगे पीछे करना है। यहां पर पहला क्वेश्चन पूछा है कि द इंडियन एयरफोर्स वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर, पहला क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, कॉम्प्रिहेंशन यहां से शुरू हुआ, ये है, आखिरी में ढूंढना शुरू करूं। पहला क्वेश्चन का आंसर मिलने की जो उम्मीद है, जो प्रोबेबिलिटी है स्टार्टिंग में, आओ देखो यहां लिखा है, अब आपकी निगाहें चील जैसी होनी चाहिए कि जैसे क्वेश्चन पूछा जो तुरंत वो कीवर्ड ढूंढना है। किसके बारे में पूछा था? स्टैब्लिश्ड के बारे में। स्टैब्लिश का डेट क्या है? अक्टूबर 8 अक्टूबर 1932। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। यानी यहां पर पूछा है पहला क्वेश्चन कि द इंडियन एयरफोर्स वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर, 1932। आंसर मिला कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज द की रोल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का की रोल क्या है, क्वेश्चन है। अब ढूंढना है कि कहां पर की रोल लिखा है, जरा देखो। अब आया कि नहीं कि की रोल कहां दिखा, तो की रोल यहां दिखा। यानी इट्स की रोल is to keep the Indian aerospace resistant to attacks and manage aerial warfare during the conflict। यानी की रोल दिखा रहा है कि भारतीय एयर जो हवाई चीजें हैं उनको बचाना, उनको मैनेज करना, कब? जब कोई विवाद हो रहा हो। और वही क्वेश्चन पूछा था क्या की रोल से कि व्हाट इज द की रोल टू इग्नोर द इंडियन एरोस्पेस रेसिस्टेंट, काट दो, टू कीप द इंडियन एरोस्पेस रेसिस्टेंट टू अटैक्स, ऑप्शन नंबर बी। मिला ना क्वेश्चन? अब आपको मैं जो पैसेज है पढ़ा कहां रहा हूं। अब देखो दो तरीके हो सकते, एक तो है कि अगर आप थोड़ा सा इस चीज में पढ़े हो तो पूरा पैसेज पढ़ लोगे तो आंसर आएगा, लेकिन आंसर को ढूंढने के लिए आपके दिमाग में एक मैसेज होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछा है। अगर हम इसमें से आंसर ढूंढ रहे हैं या इस पैसेज को पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे रीजन क्या है, ये मुझे पकड़ना है पहले। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि द इंडियन एयरफोर्स हैज हाउ मेनी पर्सनल। अब आ जाओ, यहां बात कर रहा है, इसमें है नहीं, इसमें है, कहां है? 1,70,000। यानी 1,70,000 लोग हैं इनके साथ जो जुड़ के काम कर रहे हैं, तो 1,70,000। समझ में आया? उसके बाद पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह आंसर हो जाएगा। यहां पर है, हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। कई कई खेल में खेल देगा ये, क्योंकि पैसेज के हिसाब से बता रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब पैसेज में देखो कॉन्फ्लिक्ट कहां लिखा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट यहां है, यानी इस जगह को दिखा रहा है। अब ध्यान से देखो, यहां कहना चाहता है कि इट्स की रोल टू कीप द इंडियन एरोस्पेस रेसिस्टेंट टू अटैक्स एंड मैनेज वॉरफेयर ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। यानी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जब किसी से बात विवाद हो, किसी और देशों से अगर विवाद आ गया, उस समय इसको क्या करना? मैनेज करना, बचाना। तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट का वही मतलब था जो एक्चुअल में होता है। यानी क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट
एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, अलायंस, डिस्प्यूट, विवाद के दौरान। मिला ना आंसर। अब एक और तरीका क्या है आपके पास कि आप इसको चाहोगे तो पूरा पढ़ सकते हो। पूरा पढ़ने का मतलब है एक एक लाइन पढ़ोगे, लेकिन वो टाइम बहुत ज्यादा खाता है। अब आपने पूरा पैसेज पढ़ा, क्या पैसेज था क्या नहीं ये आपने नहीं पढ़ा, लेकिन सारे आंसर आप सही सही दे चुके हो। डायरेक्ट पैसेज कहलाता है। आप पढ़ सकते हो द इंडियन एयरफोर्स ऑल्सो नोन एज भारतीय वायुसेना, यानी इंडियन एयरफोर्स जिसको भारतीय वायुसेना के नाम से जानते हैं, इज द एयर आर्म, जो क्या है, हवा में काम करने वाली शक्ति है, ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, जो आर्म्ड यानी भारतीय सेनाओं के अंदर, जो जैसे नहीं कहते हैं वायुसेना, तो ये है वायुसेना जो है, जो बहुत सारे यानी 3 मिलिट्री फोर्सेज आती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। एयरफोर्स को दिखा रहा है। इट्स की रोल इज टू कीप द इंडियन एरोस्पेस रेसिस्टेंट टू अटैक द मैनेज एंड एरियल वॉरफेयर ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, विवादों के दौरान उसको मैनेज करना, यानी आकाश मार्ग से उन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, एयरफोर्स का है। एस्टैब्लिश्ड ऑन अक्टूबर 8 अक्टूबर 1932, यानी 8 अक्टूबर 1932 में इसको एस्टैब्लिश्ड किया गया था, इसको बनाया गया था, यानी स्टेब्लिश हुआ है ये। अब देखो, इट पजेस्ड, यानी ये इसके पास अधिकार में कितने हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ, इट पजेस्ड यानी पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट में कितने थे, 25 सोल्जर्स थे, ऑफ विच 19 वर कॉम्बैट पायलट्स, जिसमें क्या थे, 19 कॉम्बैट पायलट थे। एवर सिंस देन, तब द एयरफोर्स हैज गॉन थ्रू एक्सट्रीम मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन, जो धीरे धीरे क्या होता गया, मॉडर्नाइजेशन यानी मॉडर्न किया गया, छोटा किया गया, और क्या, विस्तार किया गया, एक्सपेंशन किया गया, बोथ इन द स्ट्रेंथ ऑफ मैन एंड टेक्नोलॉजी, चाहे वो आदमी में हो चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, विथ अराउंड 1,70,000 पर्सनल एंड 1500 एयरक्राफ्ट इसके अंदर हैं। आगे, इट इज द 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स, यानी ये जो है दुनिया की 4थी सबसे लंबी, लार्जेस्ट का मतलब क्या है, लंबा, क्या एयरफोर्स है इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, आफ्टर किसके बाद, यूएस, चाइना, रशिया, यानी पहले पे है यूएस, दूसरे पर है चाइना, तीसरे पर है रशिया, उसके बाद आता है भारतीय वायुसेना। इट इज ऑल्सो द 7th स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी लंबी तो है, लंबी का मतलब यह है कि इसमें इतने लोग हैं, इतने जहाज हैं, लेकिन ताकतवर की बात जैसे इजराइल है। अब इजराइल के पास क्या इतनी सेना तो है नहीं, क्या इतने तो है नहीं उनके पास, ना उतना एयरक्राफ्ट है, लेकिन क्या उनके आगे ताकत में कम है कोई, जो इजराइल वाले हैं कम है किसी से, तो ये दिखाता है दोनों का फर्क, यानी लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब अलग है। एयरफोर्स इन द वर्ल्ड जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है 7 नंबर। क्या अब आंसर नहीं आएगा, पूरा पढ़ने के बाद भी आंसर आ जाएगा। क्या पूछा है, कब हुआ था, पढ़ चुके हो 1932 में। यहां क्या पूछा है, की रोल क्या है, मदद करना। तीसरा क्या था, कितने लोग हैं, 1,70,000। उसके बाद क्या पूछा, डिस्प्यूट, अलाइन यानी जो है कॉन्फ्लिक्ट है उनके बारे में। अब बताओ कि यहां से कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ रहा है, यानी कभी भी कॉम्प्रिहेंशन को करना, याद रखना कि उसके अंदर आपको यह देखना है कि क्या क्वेश्चन पूछा है। लड़के क्या करते हैं, पूरा पढ़ना शुरू, बीच में पढ़ेंगे। दूसरा चीज, पॉइंट नंबर 2 सीखो, कभी भी कॉम्प्रिहेंशन को मन में रख के नहीं पढ़ते हैं। जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज को पढ़ना, हमेशा आप बोल के पढ़ना, क्योंकि आधा जाते जाते आपके दिमाग में कुछ और चलने लगेगा, भूल जाओगे क्या सोचा था, क्या बना था, निकल जाएगा। जब भी पैसेज को पढ़ना, बोल के पढ़ना। इसके पढ़ने का तरीका क्या है, आप कॉम्प्रिहेंशन जो है ये आपको एक इसेंस देता है अंग्रेजी में लिखने का, बोलने का, सोचने का। बहुत सारे लड़के इसको पढ़ते नहीं हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अच्छे खासे लेवल की एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, उसमें ये बहुत काम देता है। इसके पढ़ने का तरीका क्या है, अब ये नहीं कि यूपीएससी का सीसेट का पेपर उठाओ और सॉल्व करना शुरू कर दो। यहां से शुरू मत करो, नीचे से उठो। अब नीचे से उठने का तरीका क्या है, बाहर जाओ, मार्केट से किताबें मिलती हैं, जैसे चंपक मिलता है, चंपक ले लो, अंग्रेजी में लिखा रहेगा, पढ़ने की कोशिश करो। आपकी अब सीधे लड़के उतर जाते हैं, द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, समझ में आएगा। पहले अपना लेवल जानो। किसी व्यक्ति को अपना लेवल जब पता होता है तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है, नहीं तो फिर वही होगा कि लेवल अपना ऊपर कर दिए, वहां से अगर नहीं होगा, मुंह के बल गिरोगे, फिर उठोगे नहीं।
छोड़ दोगे? नहीं, सबसे बढ़िया है एनसीईआरटी की किताब पढ़ो। 8 से लेके 12वीं तक आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स होनी चाहिए। जो बचपन में नहीं पढ़े हो, अब वो कसर पूरा करना है। बचपन में कहां पढ़े थे एनसीईआरटी? नहीं पढ़े? पढ़े हो? कोई है तो हाथ उठाए, खड़े हो जाओ। मुगल सल्तनत किस हिस्ट्री या किस बुक्स में, कौन से क्लास में है? तुम बताओ कहां है? और कौन सीआरटी वाला? शर्मा गई क्या? मुगल सल्तनत किस में है? पढ़े हो ये? बैठो। यूपीएससी के लिए बैठ जाओ। यूपीएससी के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाला काम एनसीईआरटी है, इसलिए क्योंकि वो एक इसेंस देता है लिखने का। कैसे स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं, कैसे स्टोरी को दिखाते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, क्या क्या चीजों के बारे में। आप देखना, एक बार क्वेश्चन पूछा था, एक बात बताओ, 1757 में एक लड़ाई लड़ी गई थी, बैटल ऑफ प्लासी, लड़ा था ना? बैटल ऑफ प्लासी से क्यों कहते हैं? ये 6ठी क्लास के एनसीईआरटी में, कि 9th क्लास के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और यहां पर यह बताया गया है कि जहां पर यह लड़ाई लड़ी गई वहां पलास के पेड़ पाए गए थे, और उसी पलास के पेड़ के जगह पर यह लड़ाई लड़ी गई, तो इसे कह दिया गया बैटल ऑफ प्लासी। समझ में आया? अब यही चीज एनसीईआरटी में है। आम का हो सकता है, उस टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब नाम देने के पीछे रीजन था ये बैटल ऑफ प्लासी। क्लियर है? थोड़ा सा हैबिट करो, हैबिट बनाओ इसमें। अब ये रहा डायरेक्ट, और दिखाता हूं, एक है और दिखाता हूं। देखो ये, अब ये पैसेज है, इसको पैसेज करने का तरीका। अब यहां पर ये है, दूसरा देखो, यहां पर ये है। अब ये सब नहीं पढ़ना है, बड़ा सा पैसेज लेके आया हूं। यहां पर देखो, इतना बड़ा है, देखना है क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द पैसेज? नहीं आंसर आएगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर टाइम है तो पढ़ो, नहीं तो आगे बढ़ो। डायरेक्ट नहीं है या इनडायरेक्ट है, क्योंकि मोरालिटी आपको तब पता चलेगा जब अल्टीमेट स्टोरी आपको पता हो कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये चीज दिखाया वो चीज दिखाया। तो संघर्ष ही इसका क्या है? संघर्ष करना इसका मोरल है, चोरी करना इसका मोरल है, लड़ाई करना इसका मोरल है। तो ये दिखाता है कि जब तक नहीं पढ़ोगे आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट देखो कि व्हाट डिड द माइजर हाइड अंडर सम स्टोन्स, यानी कुछ छुपाने की बात कर रहा है स्टोन्स के नीचे। नेक्स्ट, हु सेड दिस लाइन्स, इफ दैट इज द केस सेव द स्टोन, इट इज एज वर्थलेस एज गोल्ड यू हैव लॉस्ट। यहां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस, फॉलोइंग वर्ड्स नहीं है, वर्ड होना चाहिए, वर्ड्स की एक ही है ना, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स could replace the word spent as used in this passage, इस पैसेज में जो यूज किया गया है। अब देखो 4 क्वेश्चन मिला। पहला मोरल पूछा है, दूसरा क्या है कि कौन, यानी क्या उसने छुपाया है, इसका आंसर दिखाता हूं। लगभग पहले पे मिलेगा ना? आओ देखते हैं। An old miser lived in a house with a garden. The miser hid, hidden, 3 पार्ट है ना। Miser hid gold, his gold coins in a pit under some stones। क्या क्वेश्चन पूछा था? क्वेश्चन पूछा वो, what did miser hide under some gold coins? आंसर मिला नहीं, ये हो गया। अब या तो एक तरीका यह है कि पूरा पढ़ो, टाइम है तो पढ़ो। अब ये डेवलप धीरे धीरे होगा। अब ये जो है, अब इसमें ये समय खा जाएगा आपका, क्योंकि टाइम डिके है। अब इसके लिए आपकी जो पढ़ने की स्पीड है वो बड़ी तगड़ी होनी चाहिए, और पढ़ने की स्पीड एक दिन में नहीं बनता है। डेली आपको इसके साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक समय से उठना पड़ेगा, और उसके बाद धीरे धीरे जब आप इंटरेस्ट डेवलप होगा आपको ना, आप सोच भी नहीं सकते आप क्या कर सकते हो। यानी पूरे देखो, इंग्लिश जो है वो ऐसा नहीं है कि उसके बिना कुछ नहीं है, लेकिन इंग्लिश बहुत कुछ है। आप देखोगे हमारी जो वर्ल्ड यानी इंटरनेशनल, जब हम बात करें इंटरनेशनल में हिंदी कहीं नहीं है, कोई स्पेसिफिक कोई है नहीं, लेकिन इंग्लिश है। जितने न्यूज आते हैं इंटरनेशनल मार्केट से वो इंग्लिश में आता है, जो भी चीज आप देखोगे इंग्लिश में आता है। अब ये जितनी चीजें हैं ये आपको धीरे धीरे क्या, आर्टिकल से पढ़ना, आर्टिकल्स को दिखाएगा, न्यूज़पेपर्स को दिखाएगा, फिर अपने आप
जाएगा। लिखा है, देखो पढ़ने की थोड़ी सी हैबिट आपको बनाना पड़ेगा। एन ओल्ड माइजर, एक माइजर का मतलब कंजूस, यानी एक बुढ़ा सा कंजूस कहां रहता था? एक घर में, विथ अ गार्डन, जो कि उसके पास एक बगीचा था। द माइजर हिड, यानी छुपाया, गोल्ड, हिज गोल्ड कॉइन्स, यानी सोने को और अपने सोने के सिक्के को, इन अ पीट, एक गड्ढे में, अंडर सम स्टोन्स, एक किसके, यानी गड्ढे के अंदर पत्थर के नीचे छुपा दिया। इन द गार्डन, गार्डन के यानी बगीचे में। एवरी डे, यानी प्रत्येक दिन। बिफोर गोइंग टू बेड, अब गोइंग टू बेड का मतलब क्या है? सोने से। भाई बेड पर क्यों जाएगा? सोने के लिए। तो गोइंग टू बेड, द माइजर वेंट टू द स्टोन्स, यानी पत्थरों के पास जाता था, वेंट गया। वेयर ही हीड द गोल्ड एंड काउंटेड द क्वाइन, जहां पर वो जो सोने को छिपाया था और क्या किया? काउंटेड करता था, गिनता था किसको? कॉइन्स को, सोने के सिक्के को। ही कंटिन्यूड दिस रूटीन, वह इस रूटीन को कंटिन्यू करता था, हमेशा कंटिन्यू करता था, यानी उसकी आदत थी हमेशा समझ में तो आ रहा है ना? फास्ट तो नहीं चल रहा हूं? फास्ट चल रहा हूं तो हाथ उठा दो कोई। बहुत बढ़िया तैयारी। इसका मतलब यह है कि वह कंटिन्यू करता था इस रूटीन को। आगे, एवरी डे, प्रत्येक दिन। बट, लेकिन, नॉट वंस डिड ही स्पेंड, सिर्फ गिनता था, कभी एक बार भी उसने क्या किया? खर्च नहीं किया। द गोल्ड ही सेव, जिस सोने को वह बचाया था। हिज नेवर, उसके पड़ोसी, हर्ड द माइजर के क्राइज, यानी माइजर मतलब कंजूस, क्राइज मतलब चिल्लाना, रोना, यानी उसके जो पड़ोसी थे उन्होंने उसके रोने की आवाज को सुना, चिल्लाने की आवाज को सुना। और एंड इंक्वायर्ड अबाउट, इसके बारे में उन्होंने ताकीकात किया, जांच किया। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, क्या हुआ इनके साथ। वन डे, एक दिन, अ थीफ, एक चोर, हु न्यू द ओल्ड माइजर रूटीन, जो जानता था इस बूढ़े से कंजूस व्यक्ति का रूटीन क्या है। यानी वेटेड क्या है? फॉर द ओल्ड मैन टू गो बैक इन हिज हाउस, इंतजार किया कि यह बूढ़ा कब अपने घर में जा रहा है। आफ्टर इट वॉज डार्क, जब अंधेरा हुआ उसके बाद, द थीफ वेंट टू द हाइडिंग प्लेस, यानी वह उस छुपाने वाली जगह पर गया, वो चोर, एंड टुक द गोल्ड, और सोने को ले लिया। आगे बढ़ो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द ओल्ड माइजर फाउंड, यानी बूढ़ा कंजूस पाया, दैट हिज ट्रेजर वॉज मिसिंग, कि उसकी जो बचत वाली चीजें है, उसकी जो ट्रेजरी है, सब क्या हो गई है? मिस हो गई है, यानी खत्म हो गई, कोई चुरा के ले गया, गायब है। एंड स्टार्टेड क्राइड, और रोना शुरू कर दिया लाउडली, तेजी से। ऑन लर्निंग व्हाट हैपेंड, और इस चीज को पढ़ने के बाद, जानने के बाद, सीखने के बाद, द नेबर आस्क्ड, उसके पड़ोसी ने उससे पूछा, व्हाई डिडंट यू सेव द मनी इनसाइड द हाउस, तुमने अपने इस पैसे को, धन दौलत को अपने घर में क्यों नहीं रखा? पूछा ना उससे, आस्क लिखा है, पूछा। इट वुड हैव बीन इजियर टू एक्सेस द मनी, यानी ये होता क्या? आसानी, टू एक्सेस, इस्तेमाल करना, उपयोग करना, द मनी, इन दौलत को, when you had to buy something, जब भी तुम्हें कुछ खरीदना होगा, तो ये धन जो है, ये मनी जो है, ये तुम्हें इसके लिए मदद करता, उसको आसानी से खरीदने के लिए। मतलब वो कहना चाहते कि तुम इसको घर में रखते, तुम्हें कुछ चीज खरीदना होता, सोना देके उसके बदले में ले लेते, यही चीज कह रहा है। आगे देखो, बाई, खरीदना, सेड द माइजर, कंजूस ने कहा खरीदना। आई नेवर यूज गोल्ड टू बाई, खरीदने की बात कर रहे हो, मैं कभी इसे खर्च नहीं करना मैं कभी नहीं इसको खर्च करने जा रहा हूं। आई नेवर यूज टू, मैं कभी नहीं करता इसको, किसी चीज को खरीदने के लिए। टू बाई एनीथिंग, कोई भी चीज खरीदने के लिए। आई वॉज नेवर गोइंग टू स्पेंड इट, मैं इसे कभी नहीं खरीदने जा रहा था, कभी नहीं खर्च करने जा रहा था। ऑन हियरिंग दिस,
अब इस चीज को सुनते हुए, अब हियरिंग देखो, बहुत सारे बच्चे, एक बार सवाल मेरे से कोई पूछा था कि हियर का हियरिंग नहीं होता है, हुआ था ना। देखो यहां पर क्या है, ऑन हियरिंग दिस, इस चीज की सुनवाई, यानी एक तरीके से कोई सुन नहीं रहा है, इस चीज को उन्होंने क्या किया, एक तरीके से इस जैसे सुनवाई चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, अब उसमें से पूछ रहे हैं क्रॉस क्वेश्चन, तो एक दूसरे को जवाब दे रहा है, दूसरा वाला सुना है, तो वो वाला हियरिंग है, अब वर्ब के फॉर्म में नहीं यूज किया है। ऑन हियरिंग दिस, इस चीज को सुनते हुए, द नेबर, जो पड़ोसी था, थ्रू अ स्टोन, एक पत्थर फेंका, इनटू द पीट, उस गड्ढे में, एंड सेड, और कहा, इफ दैट इज द केस, अगर यह मुद्दा है, अगर यह मामला है, सेव द स्टोन, पत्थर को बचाओ, पत्थर को संभालो, इट इज एज वर्थलेस, यानी यह वैसे ही बेकार है, एज द गोल्ड यू हैव लॉस्ट, जैसे जो तुमने सोना खो दिया, यानी यह पत्थर भी उसी के बराबर है जैसे तुम्हारा जो सोना था। समझ में आया ना। अब ये थोड़ा धीरे धीरे आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस का मतलब है पढ़ोगे और आपको आराम से समझ में आएगा, कंफर्टेबल रहोगे इसके साथ। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज मॉरल ऑफ द पैसेज, पैसेज का मोरल क्या है कि डू नॉट ग्रीडी, बी हैप्पी एंड कंटेंट विथ व्हाट यू हैव, जो तुम्हारे पास है उसके साथ खुश रहो। नो बडी ट्रस्ट अ लायर, कोई एक झूठे पे भरोसा नहीं करता। वेल्थ इज एवरीथिंग, धन ही सब कुछ है। और लास्ट वाला लिखा है कि वेल्थ नॉट यूज्ड इज वेल्थ दैट डज नॉट एग्जिस्ट, कि अगर किसी धन को खर्च ना किया जाए तो धन किसी काम को, वो धन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ में आया। अब ऐसे ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी। यानी ये कहना चाहते, नहीं होता है कई लोगों का, कोई सामान खरीद लेंगे उसको घर में रख देंगे, नहीं होता है कि कोई चीज है, मान के चलो कोई बाइक लिया, गाड़ी लिया, अब जब देखो तब उसके बालकनी में खड़ी रह रही है, सुबह उठ रहा है उसको साफ कर रहा है, पोंछ रहा है, फिर उसको ढक दे रहा है, फिर सुबह उठा फिर पोंछा, तो वो किसी काम का नहीं है। मान के चलो एक बहुत ही पैसा कमा के घर उर बनाए और घर को छोड़ दिया वैसे ही, ना उसमें रह रहे हो, ना बस सफाई हो रही है, दिवाली पर पेंटिंग हो रही है, रह नहीं रहे हो, यूज नहीं कर रहे हो, वो बेकार है। वही चीज ये कह रहा है कि वेल्थ नॉट यूज्ड, जब किसी धन का, वेल्थ का मतलब संपत्ति है कोई, उसको यूज ना करो, इज वेल्थ दैट डज नॉट एग्जिस्ट, इस समय क्या होगा, जो वेल्थ होगा उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, यानी फ्लो होना जरूरी है। यहां है कि व्हाट डिड, तो सीधा आंसर है गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स की तो चर्चा चल रही है। तीसरा, हु सेड दिस लाइन्स, इफ दैट इज द केस सेव द स्टोन, इट इज एज वर्थलेस एज, क्या माइजर ने कहा है, चोर ने कहा है, कौन कहा है, द नेबर, पड़ोसी ने कहा है। ये समझ में तो आ रहा है ना। आगे बढ़ो फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड रिप्लेस, स्पेंड करना, सिक्योर करना, सर्च करना, एक्सपेंड करना और एक्सपैंड करना। एक्सपैंड इसका मतलब क्या होता है, फैलाना, स्ट्रेच करना, और एक्सपेंड का मतलब होता है खर्च करना। समझ में आ गया ना। आगे बढ़े, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब यही चीज आपको यूज टू में आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कोई सवाल किसी का? चलो और देखो। अब ये देखो, एक डायरेक्ट आपने देखा, और ये भी एक तरीके से डायरेक्ट ही था, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने की वजह से, जो इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन पूछ दिया है उसकी वजह से थोड़ा सा इनडायरेक्ट हो गया। क्योंकि जब मोरालिटी की बातें करे, जब ये कहना चाहे कि बताओ ये जो पैसेज है तुम्हें क्या संदेश देता है, यानी आपने इस पैसे से क्या मैसेज पाया, तो ये पूरा पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। कोई डाउट है किसी को? अब देखो, एक नहीं 1000 कराऊंगा ऐसे। देखो ये देखो, अब ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंशन है, ऐसा नहीं है पहली बार पढ़ोगे फिर भी सही सही आंसर दोगे। अब ये है पूरा पैसेज, इतना बड़ा, इतना लंबा लंबा है। अब देखो क्या पूछा है, वोकैबुलरी इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ, वोकैबुलरी इज बेसिक कंपोनेंट ऑफ, पहला क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है वोकैबुलरी प्रोवाइड्स द बेसिक्स फॉर लर्नर्स परफॉर्मेंस इन विच स्किल, क्लियर। तीसरा, अकॉर्डिंग टू हंट एंड बैगलर हाउ आर मेनी वोकैबुलरीज लर्न्ड इंसिडेंटली, क्लियर। 3 क्वेश्चन है, और है 3 ही है। अब देखो, अब ये 3 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर सबसे लास्ट में मिलेगा, उम्मीद तो ये है पहले मिलेगा। यानी अगर मुझे पूरा
कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली आंसर, कम समय है आंसर तक पहुंचना है, शुरू कर देंगे. However, nowadays the importance of vocabulary as also learning a language has become more accepted. Vocabulary is a basic component of. क्वेश्चन अब देखो, पहले क्वेश्चन देख लिए, अब वो लाइन आएगा एज इट इज, आपके दिमाग को हिट करेगा. इससे क्वेश्चन तो पूछा था, आया ना. यानी यहां पर लिखा है वोकैबुलरी इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी विच प्रोवाइड द बेसिक ऑफ लर्नर परफॉर्मेंस. इसका मतलब वोकैबुलरी इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पूछा है. क्वेश्चन देखो जरा, पहला क्या है, वोकैबुलरी इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ग्रामर प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, फंडामेंटल प्रोफिशिएंसी. लैंग्वेज के बारे में बोला. उसके बाद दूसरा सवाल पूछा है, वोकैबुलरी प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंस इन विच स्किल्स. यानी वोकैबुलरी प्रोवाइड द बेसिक्स पूछ रहा है. बेसिस क्या है इसका, देखते हैं क्या है. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसके आगे ही तो होगा, विच प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर लर्नर्स परफॉर्मेंस इन अदर स्किल सच एज स्पीकिंग, है ना. क्या है, स्पीकिंग नहीं, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग. यानी बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना. स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग. आओ जरा देखें क्या पूछा है. वोकैबुलरी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर लर्नर्स परफॉर्मेंस इन विच डांसिंग, सिंगिंग, नाचना गाना नहीं, स्पीकिंग है, रीडिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है, सिंगिंग और डांसिंग नहीं है. इसीलिए ऑप्शन नंबर बी. पूरा पढ़े? यस सर. कहां पढ़े पूरा? तीसरा क्वेश्चन पूछा है, हंट एंड बैगलर. हंट और बैगलर. अब देखो, तुम्हारी चील की निगाह है इस चीज को तुरंत देखेगी कहां हंट है कहां बैगलर है इसमें. पहले वाला देख लो, इसमें है कहीं, इसमें है, इसमें है, कहां है, यहां. हंट एंड बैगलर 1998 point out that many vocabularies are learned incidentally through extensive reading and listening. क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था, अकॉर्डिंग टू हंट एंड बैगलर हाउ आर मेनी वोकैबुलरीज लर्न इंसिडेंटली थ्रू एक्सटेंसिव रीडिंग एंड राइटिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग. आओ देख लो क्या था, रीडिंग एंड लिसनिंग, यानी पढ़ने और सुनने से. तो क्या था, रीडिंग एंड ऑप्शन नंबर सी. अब बताओ पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़े, फिर भी आंसर सही है कि नहीं? जो भी एक मान के चलो, कोई अगर आपसे चैलेंज कर दिया कि तुम आंसर जो दियो सही नहीं है, काट दोगे? उस आदमी को नहीं, उसके बातों को, कि नहीं बिल्कुल सही है जो आंसर दिए हो. तो यह है कॉम्प्रिहेंशन को करने का तरीका. खास करके जितने भी कॉम्प्रिहेंशन होंगे ना, लगभग बन जाएंगे. देखो और दिखाता हूं, एक है, हजारों हजार करो, देखो इतना बड़ा है. अब क्या है, द एंट केम टू द स्ट्रीम टू. पहला सवाल, यानी चींटी आई थी स्ट्रीम के पास किस लिए? द डोव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर टू. तीसरा, द डोव वाज इन डेंजर बिकॉज. द वर्ड एम एट इन दिस पैसेज मीन्स. चार है ना, चार ही है. आओ अब देखो, यहां पर क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन क्या था, देखो आपका जो एग्जाम होगा उसमें क्या है ना कि आपको एक ही साथ में पूरा पैसेज होगा और नीचे क्वेश्चन होगा, तो उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है क्योंकि एक साथ होगा. अब यहां पे थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखना चाहिए. अब पीछे वाले बच्चों को भी दिख रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया. अब क्वेश्चन पूछा है कि द एंट, जो एंट है, केम टू स्ट्रीम टू. एंट आई, चींटी आई थी स्ट्रीम के पास किस लिए? आओ देखते हैं. once an ant who had come to. तो पहले में आंसर मिल गया. और मैंने क्या बोला आपसे,
पहला बोला ना 90% पहले का आंसर स्टार्टिंग में मिलेगा, और वही हो रहा है। यानी कि एक बार एक चिट्ठी आई थी, क्या, टू ड्रिंक एट अ स्ट्रीम, यानी कि पानी पीने के लिए, एट टू फॉल इनटू इट, लुक एट द स्विफ्ट करेंट, कैरी बैक सम वाटर, ड्रिंक एट इट, पानी पीने के लिए, वाटर टू, स्ट्रीम टू, ड्रिंक एट इट, पानी पीने के लिए। द डोव ड्रॉप्ड अ लिप इनटू द वाटर, किसके लिए, देखते हैं। अब आगे बढ़ो, इसके आगे ही मिलेगा, एट अ स्ट्रीम फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गई, एंड वाज कैरिड अवे बाय स्विफ्ट करंट, यानी धाराओं के साथ, तेजी वाली धाराओं के साथ आगे की तरफ निकल ली। सी वॉज इन ग्रेट डेंजर, वो बहुत ही बड़े किसमें, खतरे में थी, डेंजर में थी। सर सीडीएस का करवाइए, अब लो ये पहले दिन इसको अंग्रेज बनना है, या इसीलिए तो अभी तक इसमें पड़ा हुआ है। एक बात बताओ, आपने एक चीज देखा होगा, ऑनलाइन वाले तुम लोग भी कान खोल के सुनो, टोपी पहने हो निकाल दो, क्योंकि साफ सुनाई देना चाहिए। आज तक मैं जो भी पढ़ाया हो, एक बात बताओ, नीचे से उठाया हूं कि नहीं? तो इसका मतलब ऊपर तक नहीं ले गया हूं। चाहे कुछ भी पढ़ाया, नीचे से लेके ऊपर तक पढ़ाया। तो आज पहले दिन है, इसको पहले दिन में अंग्रेज बनना है। सीडीएस और छोड़ो, तुम बोलते कि सर यूपीएससी का सीसेट का क्वेश्चन करवाइए। अरे यूपीएससी का सीसेट का भी लेके आऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? बस देखते जाओ। देखो फ्लो बिगाड़ देता है सर। सी वॉज इन ए ग्रेट डेंजर, वह एक बड़े दुखद खतरे में थी, ऑफ ड्रोइंग, डूबने की। अ डोव, डोव का मतलब कबूतर, यानी कबूतर ने प्रीस्ट किया ऑन अ नियर बाई ट्री। एक क्या है, यानी प्रीच का मतलब डाल पर एक बैठे हुए कबूतर ने क्या किया, सॉ द एंट, चींटी को देखा, इन डेंजर एंड ड्रॉप्ड अ लीफ, यानी उसने एक पत्ते को गिराया, इनटू द वाटर, द एंट क्लाइम्ड ऑन टू दिस एंड वाज कैरिड टू सेफ्टी। यानी उसने क्या किया कि, मतलब इतना समझ में आया ना? पढ़ो, देखो पढ़ोगे ना तो एज इट इज मीनिंग, एज इट इज का जो कहते नहीं है प्रोनाउंसिएशन तो करो या ना करो, लेकिन आपके दिमाग में एक कहानी बैठ जाएगी। एक चींटी पानी पीने आई है, गिर गई है उसमें, अब उसके बाद जो करंट जो जा रहा है, यानी जो धारा चल रहा है, उसके साथ आगे की तरफ बहती जा रही है। वहीं एक डाल पर बैठा कबूतर, कबूतर एक कबूतरी है, आगे पता चलेगा, उसने एक पत्ते को गिराया जिसके ऊपर चींटी चढ़ी और आसानी से बाहर निकल गई। इतना तक कहा है ना? इसका मतलब कबूतर ने उसको गिराया है, क्वेश्चन था ना, कबूतर ने ड्रॉप्ड किया है एक पत्ते को, लीफ को, इनटू द वाटर टू प्रीस्ट ऑन इट, उस पे हेल्प इट सेल्फ डाउन द एंड सेव द एंड, बचाने के लिए। इतना तक समझ में आया ना? बचाने के लिए। तीसरा क्वेश्चन, द डॉग वॉज इन डेंजर बिकॉज, अब वहां तो अगर चींटी पूछता कि चींटी डेंजर में थी तो पता चल जाता, पूछा क्या है, डॉव के बारे में, कबूतर के बारे में। अब देखते हैं, अब तो आगे एक बात बताओ, क्या इसमें इसका आंसर मिला? तो फिर आगे पढ़ेंगे। आगे क्या कहता है, सम टाइम आफ्टर, कुछ समय के बाद, यानी इसके, दिस लिखा है ना, यानी यह चीज के या घटना के कुछ समय के बाद, अ हंटर, एक शिकारी, क्रीपिंग थ्रू द बुशेज, झाड़ियों से छिपता हुआ आया, सॉ द डोव, कबूतर को देखा, अस्लीप, सोते हुए, एंड टुक, और निकाला, केयरफुल एम, अपना निशाना साधा उस पर, विथ हिज गन, अपने गन से। ही वॉज अबाउट टू फायर, अब देखो अबाउट टू पढ़ाया हूं ना, यानी फायर करने ही वाला था। वेन द एंट हु वॉज नियर बाई, यानी जो कहां थी, उसके करीब थी, कैरिड फॉरवर्ड, यानी वो उसकी तरफ, आगे की तरफ बढ़ चुकी थी, एंड उसको बाइट कर लिया, बाइट हिम शार्पली, बहुत तेजी से उसे काट ली, इन द एंकल, एंकल का मतलब होता है ये वाला हिस्सा, एंकल होता है ना, पायल जहां पहनते हैं उसी को एंकल कहते। दस, जिसका परिणाम यह हुआ, द हंटर मिस्ड हिज एम, वह अपना निशाना चूक गया, जो शिकारी अपना निशाना चूक गया वो, एंड द लाउड नॉइज ऑफ द गन,
यानी बंदूक के चलने के बाद जो आवाज आती है उस लॉइड नॉइज के बाद अवेकेन द डॉव, यानी उसने क्या कर दिया, डॉव को जगा दिया, अवेकन कर दिया, उठा दिया, फ्रॉम हर स्लीप, उसके नींद से। सी सॉ, अब देखो सी लिखा है, अब कबूतर है कि कबूतरी है। कबूतरी ने देखा हर डेंजर को, अपने खतरे को, एंड फ्लू स्विफ्टली, बहुत तेजी से उड़ गई, अवे टू सेफ्टी, और सावधानी से, सेफ्टी से, 10, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि द एंट रीपेड, यानी चींटी ने रीपेड कर दिया द डॉव को फॉर हैविंग सेव्ड इन द फॉर्मिंग करंट ऑफ द स्ट्रीम, जो उसने क्या किया था, गिर के और आगे की तरफ जो करंट में बह जा रही थी उसका बदला उसने चुका दिया। अब इसी से क्वेश्चन पूछा है, द डॉव वॉज इन डेंजर वाई, ए में कितने लोग हैं, हाथ उठाओ, आगे देख लो, लिखा है अ हंटर, एक शिकारी, वांटेड टू केयर, देखभाल के लिए, अ हंटर वॉज अबाउट टू शूट, अबाउट टू शूट, मारने ही वाला था। नेक्स्ट, द वर्ड एम, एम करना, एम का मतलब देखो, अब देखो एम का मतलब होता है तुम्हारा एम्बिशन, तुम्हारी उद्देश्य दिखा सकते हो। अब एम को यहां क्या दिखा रहा है पैसेज में, टू पॉइंट अ गन एट समथिंग और समवन, टू हैव एन एम्बिशन, टू ट्राई टू रीच समवेयर, टू लुक एट समथिंग, किसी चीज को ध्यान से देखना, यानी क्या किया कि वह एम लगाया था, निशाना साधा था और पॉइंट आउट किया था अपने गन से किसी चीज को या किसी को, उसी को कहते हैं एम, जो कि इस पैसेज में यूज हुआ है। कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े, एक और कॉम्प्रिहेंशन ऐसा मिल जाए तो। और देखो अब यहां पर, देयर आर एन एस्टिमेटेड 20 मिलियन मुस्लिम्स इन चाइना, दो देयर आर नो करेंट ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इन ऑफिशियली अथिस्ट चाइना। ध्यान से सुनो, इसका कोशिश करना आंसर देने का, जितने लोग यहां पर हैं, मुझे ऐसा पता है कि 70% आंसर गलत आएगा, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, दोनों लोग जी जान से आंसर देने की कोशिश करना। देखो पहला क्वेश्चन है, देखो बड़ा सा है कॉम्प्रिहेंशन, देखो पहले क्या है, ह्यूइस, यानी ह्यूइस द एथनिक ग्रुप ऑफ चाइना आर, यानी ह्यूइस है। अब देखना है पैसेज में कहां ह्यूइस के बारे में लिखा है कहीं मिला, द ह्यूइस वन ऑफ चाइनाज 55 एथनिक ग्रुप मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स। यही तो क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि हु इज द एथनिक ग्रुप ऑफ चाइना आर क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और, कोई दिक्कत किसी को? आंसर गलत आ रहा है कि सही? चलो पहला तो सही कर लिए तुक्का लगा के, दूसरा देखो, द सेंसस ऑफ विच ईयर इज मेंशन्ड मेनी टाइम इन द पैसेज, इस पैसेज के अंदर सेंसस दिया है, जनगणना, जनसंख्या नहीं, जनगणना, पॉपुलेशन को कहते हैं जनसंख्या, और इस पॉपुलेशन को काउंट करने को सेंसस कहा जाता है। अब कह रहा है कि द सेंसस ऑफ विच ईयर, यानी किस साल का जनगणना, इज मेंशन्ड मेनी टाइम्स द पैसेज। देखते हैं किस साल का जनगणना बोल रहा है, इसमें देखो कहीं है सेंसस, एक जगह दिखा, आंसर मत दे देना, हो सकता है और सेंसस दे रहा हो, एक ही बार थोड़े ना होता है। यहां पर दिखा, और देखते हैं, और कहीं है, यहां पर दो जगह दिखा, और कहीं है, और कहीं, और कहीं है, इसका मतलब दो ही जगह यूज किया है और उसी सेंसस के हिसाब से बात कर रहा है। तो कौन से साल का सेंसस? सही आंसर आया, गलती दे के दिखाओ। और देखो, द पीपल ऑफ हाउ मेनी एथनिक ग्रुप इन चाइना आर ग्रेटर इन नंबर देन दैट ऑफ मुस्लिम। अब ये पूछा है एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रिश्चियन इन चाइना प्रे द चर्चेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट? 5 करोड़, 1.4 करोड़, 14 करोड़ और 50 करोड़। जरा देखना कहीं दिख रहा है, इसमें दिखा नहीं है, इसमें है कहीं?
क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा है, क्रिश्चियन को। इसमें कितने? 50 मिलियन क्रिश्चियन है ना। अब देखो आंसर क्या पूछा है, 14 मिलियन भी है। अच्छा 14 मिलियन भी है, चलो ये भी देख लेते हैं। अब देखो ऑप्शन देखो, 5 करोड़, 1.4 करोड़, 14 करोड़ और 50 करोड़। सी। अच्छा मैं ऐसे करवा देता हूं, हाथ उठाओ। एक में कितने लोग हैं? ए में, बी में कितने हैं और सी में कितने हैं? सी वालों को पढ़ाने की जरूरत है। एक बार फिर से, सी में कितने हैं? अब हाथ ही नहीं उठाएगा। अब देखो यहां पर ये फंसाया है, और ये इसीलिए मैं बोला ना कि आप लोग, मैंने क्या बोला आपसे, तुम लोग शर्मा जाते हो थोड़ी देर में। अरे मैं कह रहा हूं कि जो दिल से आंसर आ रहा है बोलो, उसके बाद तो मैं सिखाऊंगा ही। लास्ट क्वेश्चन है ना, ये है द टर्म पीपल रिपब्लिक स्टैंड फॉर। चलो आ जाओ, देखो जरा ध्यान से। अब थोड़ा सा ना तेज में पढ़ देता हूं, समय कम है तो घबराना नहीं। देखो पूछा है क्या कि देयर आर एन एस्टिमेटेड 20 मिलियन मुस्लिम्स इन चाइना, कि चाइना में एस्टिमेटेड कितने हैं? 20 मिलियन। दो देयर आर नो करेंट ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, कोई भी ऐसा गणना है नहीं, कोई ऑफिशियल नहीं है। इन ऑफिशियली, यानी इन ऑफिशियली क्या है कि ऑफिशियल नहीं, इन ऑफिशियली अथिस्ट चाइना, कि चाइना एक नास्तिक है। देयर इज नो स्टेट सैंक्शन डेटा ऑन डिफरेंट रिलीजियस, यहां पर स्टेट के पास भी कोई डेटा नहीं है कि इनके पास कौन से कौन धर्म का है, रिलीजियस ग्रुप्स क्या है इनका। द ह्यूइस वन ऑफ द चाइनाज 55 एथनिक ग्रुप्स, यानी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें से एक ग्रुप क्या है? ह्यूइस, यानी ह्यूइस की बात कर रहा है, जो क्या है? ग्रुप है, मेकअप तैयार किया गया है, बनाया गया है द मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स की मेजोरिटी पर, विथ एन एस्टिमेटेड 9.8 मिलियन पॉपुलेशन। जो कितने हैं? 9.8। एक जो है, जो ह्यूस है, उनके कितने कितने पॉपुलेशन है? 9.8 मिलियन अकॉर्डिंग टू 2000 सेंसस, 2000 के जनगणना के हिसाब से। दे आर यानी जो क्या है? कंसंट्रेटेड मेनली इन नेंगजिया, पता नहीं कैसे कैसे निंगजिया कैसे नाम है, एंड इन चाइनाज नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ का मतलब क्या है? उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, बट हैव एस्टैब्लिश्ड लार्ज कम्युनिटीज इन मेनी अदर प्रोविंसेस, जो अलग प्रोविंसेस में अलग अलग कम्युनिटी, बड़े एक कम्युनिटी है। अब यूग्रिस जो है मेनली रिजाइडिंग इन जियांगजिंग, पता नहीं नाम कैसा, विनोद समझ लो कि विनोद है, मान के चलो ये विनोद है। आर द सेकेंड, क्या लिख रहा है कि जो क्या है? सेकेंड बिगेस्ट ग्रुप विथ अराउंड 8.4 मिलियन अकॉर्डिंग टू 2000 सेंसस। China's Muslim are likely the country's third biggest religious group behind Buddhist and Christian, यानी मुस्लिम जो हैं इनके ऊपर कौन कौन है? तो बुद्धिस्ट है और क्रिश्चियन, यानी कि बुद्धिस्ट है और क्रिश्चियंस इनके ऊपर। क्लियर? आगे देखो, क्रिश्चियनिटी इज कंसिडर्ड बाई मेनी, यानी मेनी टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजियन इन चाइना, कि चाइना में जो क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा है, बहुत तेजी से बढ़ता हुआ उभरता हुआ एक ग्रुप है। देयर आर एन एस्टिमेटेड 50 मिलियन क्रिश्चियंस, दो देयर आर फ्यू रिलायबल स्टैटिस्टिक्स, इनके कुछ और भी रिलायबल जो डेटा हैं। ऑफिशियली क्या कह रहा है? 50 मिलियन तो हैं, लेकिन अनऑफिशियल है। ऑफिशियली देयर आर 14 मिलियन, यानी 14 मिलियन क्रिश्चियंस हु प्रे द स्टेट सैंक्शनड चर्चेस। जो सबसे ज्यादा आप जो कंफ्यूज हुए थे, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि द पीपल ऑफ हाउ मेनी एथनिक ग्रुप इन चाइना, ये तो चलो दूसरा है। द मेनी क्रिश्चियंस इन चाइना प्रे इन चर्चेस,
चर्च में प्रे करते हैं जो क्या है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, जो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, यानी स्टेट ने उसे रिकॉग्नाइज किया है। 50 मिलियन है टोटल, और उसमें से 14 मिलियन स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। एक चीज याद रखना, जितना मिलियन हो, 10 मिलियन हो, 20 मिलियन हो, 30 हो, 40 हो, बीच में पॉइंट लगा करोड़ कर देना। 1 पॉइंट यानी 10 मिलियन है, बीच में लगाओ 1 करोड़, 20 मिलियन है 2 करोड़, 30 मिलियन है 3 करोड़। अब बताओ कि अगर ऐसा होगा तो 1.0 करोड़ यानी 1 करोड़, मैं कर दूं कि 14 मिलियन तो 1.4 करोड़। बहुत से आंसर ये देंगे या ये देंगे, और कुछ के आंसर बी होंगे। कितने लोग थे सी वाले, जरा दिखाओ शकल अपना, समझे? इसीलिए बोल रहा था कि आंसर दो, आंसर इसीलिए पूछ रहा था। चलिए इसको बता के तुरंत एंड करेंगे। द पीपल ऑफ हाउ मेनी एथनिक ग्रुप्स इन चाइना आर ग्रेटर इन नंबर देन दैट ऑफ मुस्लिम, यानी मुस्लिम से कितने ऊपर हैं? तो अब बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है 1 और 2, ऑप्शन सी।